अर्रहमानिर रहीम वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला वलल-आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफ युअतीक रब्बुक फतरदा अलम यजिदक यतीमन फआवा ववजदक ज़ाल्लन फहदा ववजदक आइलन फअगना फअम्मल यतीम फला तक़हर वअम्मस्साइल फला तन्हर वअम्मा बिनिअमति रब्बिक फहद्दिस सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कल हमने CPR के हवाले से पढ़ा था। CPR को हम एक सिंपल फार्मूले कहते हैं। चूँकि हमारे पास आज टाइम कम और जुमे का दिन है और टॉपिक ज़्यादा है, इसी वजह से हम जल्दी तमाम टॉपिक को एक टच देने की कोशिश करेंगे ताकि तमाम टॉपिक्स को हम साथ साथ कवर करते जाएं। कल हमारा टॉपिक था CPR के हवाले से। CPR के बारे में हमने पढ़ा था कि इसको हम एक सिंपल फार्मूले के तहत सरअंजाम देते हैं। वो है DRSABCD। D पर डेंजर, R पर रिस्पांस, S पर शाउट पर हेल्प, A पर एयरवे, B पर ब्रीथिंग, S पर C पर सर्कुलेशन एंड D पर डिफिब्रिलेटर। डिफिब्रिलेटर को एंड में हम पढ़ेंगे। उसमें हमने पढ़ा कि सबसे पहले मरीज के पास आके हमने क्या चेक करना है, साथ साथ शहजाद साहब प्रैक्टिकल भी आपको करके दिखाएंगे ताकि टाइम ज़ाया ना हो जाए। डी पर डेंजर, सबसे पहले शहजाद साहब डेंजर को चेक कर रहे हैं। डेंजर को चेक करने के बाद मरीज के पास आके नीलिंग पोजीशन में बैठ के हमने मरीज से रिस्पांस लेना होता है। रिस्पांस का फार्मूला हमने आपको बताया हुआ था कि AVPU फार्मूले के तहत हम पेशेंट के रिस्पांस को चेक करते हैं। हेलो भाई, हेलो, क्या हुआ है आपको? हेलो। अभी शहजाद साहब वर्बल और पेनफुल रिस्पांस दोनों ले रहे हैं क्योंकि वो पहले से अलर्ट हालत में नहीं है। अभी उसे कोई जवाब नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब ये कि पेशेंट कौन से कंडीशन में है? पेशेंट अनकॉन्शियस कंडीशन में। अगर पेशेंट अनकॉन्शियस कंडीशन में हो तो हमने क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप, एसमीन शाउट फॉर हेल्प। हमने किसी इमरजेंसी सी सर्विसेज को इत्तला देनी है ताकि पूरी वो उस इमरजेंसी की एरिया में पहुंच जाए ताकि पूरी हम मरीज को हॉस्पिटल शिफ्ट कर सके। जमीन साहब 112 पे कॉल करें, हमारे पास सीरियस पेशेंट है। रेस्क्यू 112 पे कॉल करने के बाद अपने वहां पर ऐसी हालत में नहीं बैठना बल्कि फर्दर मरीज को आपने फर्स्ट एड देना है। तो उसके लिए आपने नेक्स्ट क्या करना है? ए पार द एयरवे, उसकी सांस की नाली को चेक करना है। शायद उसकी सांस की नाली में कोई चीज फंस गई हो और उस वजह से मरीज इस कंडीशन में आ गया हो। तो उसके लिए हमने आपको 2 टेक्निक्स बताए थे। एयरवे मैनेजमेंट के टोटल 2 टेक्निक्स है। एक कौन सा है? हेड टेल चेन लिफ्ट। दूसरा कौन सा है? चा थ्रस्ट का। तो अभी चूंकि ये मेडिकल का पेशेंट है तो इसी वजह से हम सबसे पहले हेड टेल चेन लिफ्ट का प्रोसीजर अप्लाई करते हैं। हेड टेल चेन लिफ्ट प्रोसीजर अप्लाई करने के बाद क्लियर हो गया कि उसके एयरवे में कोई चीज मौजूद नहीं है। अगर कोई चीज मौजूद हो तो एक उंगली की मदद से हमने उसे क्लियर करना है। क्लियर है? फिर उसके बाद B पर ब्रीथिंग एंड C पर सर्कुलेशन। तो उसका फार्मूला हमने आपको बताया हुआ था कि ब्रीथिंग और सर्कुलेशन को चेक करने के लिए हम कौन सा फार्मूला अप्लाई करते हैं? LLF का, लुक लिसन एंड फील का। और साथ साथ एडल्ट में कौन सा पल्स हम चेक करते हैं? कैरोटिड पल्स को चेक करते हैं। तो कैरोटिड पल्स को चेक करते हुए साथ हम LLF भी कर रहे हैं। टोटल कितने टाइम के लिए LLF करना है? 10 सेकंड के लिए। किस तरह काउंट करेंगे? 1001, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1008, 1009, 1010। नो पल्स, नो ब्रीथ। अगर नो पल्स और नो ब्रीथ मौजूद है तो क्या करना है आपने? CPR करना है। अगर पल्स और ब्रीथ मौजूद है फिर क्या करना है आपने? पल्स और ब्रीथ अगर मौजूद है फिर क्या करना है? पढ़ा था हमने, इसको रिकवरी पोजीशन पर लेके आना है। क्यों रिकवरी पोजीशन पर लेके आते हैं? ताकि वोमिटिंग उसकी सांस की नाली में न चली जाए और उस वजह से उसकी एयरवे जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट ना हो जाए। फिर अगर पल्स और ब्रीथ मौजूद नहीं है तो फिर हमने CPR की तरफ आना है। CPR के लिए हम
प्रॉपर सीपीआर में क्या काम करना है हमने टोटल? कंप्रेशन देना है और आर्टिफिशियल ब्रीथ देनी है मरीज को, वेंटिलेट करना है मरीज को। क्लियर है? तो कंप्रेशन के लिए हम प्रॉपर अपने हाथों की पोजीशन बनाते हैं। एक हाथ को स्ट्रेट करके दूसरी हाथ की उंगलियों को उसमें आपने इंटरलॉक करना है। जिस तरह शहजाद साहब आपको प्रैक्टिकली बता रहे, आपकी कलाइयां बिल्कुल स्ट्रेट होगी। फिर आपने चेस्ट पर मखसूस पोजीशन बनानी है। अगर मेडिकल स्टूडेंट है तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर 3 बोन्स जो है वो मौजूद है, मेनेब्रम, स्टर्नम और ज़िफाइड प्रोसेस, 3 बोन मौजूद है। तो अगर आपको पता है कि यहाँ पर कौन कौन से बोन मौजूद है तो आपने स्टर्नम पर ही अपने हाथ को रखना है। लेकिन अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट नहीं है और आपको पता नहीं है कि यहाँ पर कौन कौन से बोन है और क्या क्या नेम है उसके, तो आप हाथों की मदद से एक स्ट्रेट लाइन खींच लें, फिर उस पर एक क्रॉस लाइन खींच के दोनों लाइन जहां पर क्रॉस कर जाते हैं यही स्टर्नम की पोजीशन है, वहां पर आपने अपने हाथों को रखना है। क्लियर है? यहां से लेकर हिप जॉइंट से लेकर यहां शोल्डर तक पूरी बॉडी जो है आपकी वो पेशेंट के ऊपर होनी चाहिए, ताकि आपका फोर्स जो है वो प्रॉपर पेशेंट पे कंप्रेशन के दौरान आपका प्रॉपर फोर्स उस पे लगे। क्लियर है? आपने देनी है कंप्रेशन। स्टार्ट करें कंप्रेशन। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1। कितने कंप्रेशन दिया अभी इसने? 30 कंप्रेशन। कंप्रेशन देने के दौरान शहजाद साहब का फेस जो है वो किस साइड पे था? मरीज के फेस की तरफ। क्यों मरीज के फेस की तरफ था? क्योंकि किसी भी वक्त ये मरीज जो है वो उसकी मूवमेंट जो है वो शुरू हो सकती है, उसकी पल्स और ब्रीथ वो आ सकती है। तो अगर उसके फेस पर आपको कोई भी थोड़ी सी मूवमेंट महसूस हो जाए तो फौरी आपने सीपीआर को रोकना है। क्लियर है? एक साइकिल में सीपीआर के टोटल कितने कंप्रेशन होते? 30 कंप्रेशन। हर एक कंप्रेशन की डिप्थ कितनी होनी चाहिए? कम से कम 2 इंचेस या 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। 2 इंचेस या 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जहन में रख ले कि सीपीआर को आप किसी भी फॉर्म या बेड वगैरह उसमें आप सीपीआर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? अगर आप फॉर्म में सीपीआर कर रहे होते हैं तो जितनी आप मरीज की छाती को डिप दे रहे होते तो वो ऑटोमेटिकली फॉर्म को ही वो डिप मिलेगी, फॉर्म नीचे की तरफ जाएगा, उसकी चेस्ट को कंप्रेशन प्रॉपर नहीं मिलेगी। इसी वजह से आपने मरीज को प्रॉपर जमीन पर सख्त जगह पर लिटानी है ताकि उसकी कंप्रेशन जो आप दे रहे हैं वो डेप्थ आपको प्रॉपर जितना रिक्वायर्ड हो उसे मिल सके। क्लियर? अगर आप स्टर्नम पर हाथ नहीं रखेंगे, आपकी लोकेशन स्टर्नम के बजाय रिब्स पर होगी। स्टर्नम किससे बनी हुई है? मेनेब्रम, स्टर्नम और ज़िफाइड प्रोसेस किससे बनी हुई है? ये कार्टिलेज से बनी हुई है। तो जो चीज कार्टिलेज से बनी हुई होती है वो क्या होती है? वो इलास्टिक होती है, उसमें इलास्टिसिटी काफी ज्यादा होती है। तो बजाय रिब्स के जो के बोन से बनी हुई है उसमें इलास्टिसिटी कम है इतनी, और जो चीज जो है वो कार्टिलेज से बनी हुई है उसमें इलास्टिसिटी काफी ज्यादा है। तो अगर आप इसको कंप्रेशन दे रहे होते हैं तो ऑलरेडी उसमें इलास्टिसिटी मौजूद है, वो नीचे की तरफ वो इलास्टिसिटी की जाएगी नीचे 2 इंचेस तक वो उसे मिल सकती है, उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। लेकिन अगर आपकी लोकेशन खालिस रिब्स पर होगी, अगर आप 1 इंचेस या 1/2 इंचेस भी आप डिप देंगे तो रिब्स के टूटने के चांसेस ज्यादा है। समझ आ रही है? तो अगर सीपीआर में आपको रिब्स जो है वो टूट रहे तो इसका मतलब ये है कि आपकी हाथ की पोजीशन जो है वो प्रॉपर नहीं है। अगर आपके हाथ की पोजीशन प्रॉपर होगी तो फिर रिब्स के टूटने के चांसेस कम से कम होंगे। लेकिन अगर सीपीआर के दौरान रिब्स टूट भी जाए, आपने सीपीआर को रोकना नहीं है, क्योंकि सीपीआर के बजाय मेरे पास दूसरा कोई भी ऑप्शन नहीं है जिसको अप्लाई करके मैं किसी मुर्दा बंदे को दोबारा बहाल कर सकूं। समझ आ रही है? ब्रीथ देने के कंप्रेशन देने के बाद आपने क्या करना है? रेस्क्यू ब्रीथ देनी है। क्या देनी है आपने? टू रेस्क्यू ब्रीथ। रेस्क्यू ब्रीथ देते हुए आपने हेड टेल चेन लिफ्ट प्रोसीजर को अप्लाई करना है ताकि एयरवे जो है वो स्ट्रेट हो जाए। अगर एयरवे स्ट्रेट नहीं होगी तो एयर लंग्स के बजाय स्टमक तक जाएगी और आपको जो आप रिजल्ट की तवक्को रखते हैं वो रिजल्ट आपको नहीं मिलेंगे। फिर
साथ साथ आपने नाक को पिंच करना है दोनों उंगलियों की मदद से। अगर आप नाक को पिंच नहीं करेंगे तो एयर माउथ के जरिए से जाके वापस नोज की मदद से बाहर निकलेगी, लंग्स तक एयर जो है वो नहीं पहुंचेगी। क्लियर है? एक ब्रीथ देने के बाद 1-2 सेकंड का वक्फा देके आपने दोबारा रेस्क्यू ब्रीथ देनी है। रेस्क्यू ब्रीथ देने के बाद आपने दोबारा कंप्रेशन के अमल को शुरू करना है। दोबारा कितने कंप्रेशन देनी है? 30 काउंट करते जाए साथ। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2। 2 साइकिल कंप्लीट हो गए। फिर 2 ब्रीथ आपने रेस्क्यू दे दी। फिर तीसरे साइकिल की कंप्रेशन आपने कंप्लीट करके फिर 2 रेस्क्यू ब्रीथ दे दी। फिर चौथे साइकिल के कंप्रेशन कंप्लीट करके फिर 2 रेस्क्यू ब्रीथ। 5वें साइकिल के कंप्रेशन कंप्लीट करने के बाद फिर 2 रेस्क्यू ब्रीथ। अगर आप एक रेस्क्यूअर की सूरत में, समझ आ रही है, अगर आप एक रेस्क्यूअर की सूरत में वहां पर एक बंदा मौजूद है, कल किसी ने सवाल किया हुआ था कि अगर मैं एक बंदा वहां पर मौजूद हूं तो मैंने फिर क्या करना है। अगर आप एक रेस्क्यूअर वहां पर मौजूद है तो 5 साइकिल कंप्लीट करने के बाद आपने शाउट फॉर हेल्प की तरफ जाना है। समझ आ रही है? अगर एक बंदा वहां पर मौजूद है तो ब्रीथिंग और सर्कुलेशन को चेक करके अगर सीपीआर रिक्वायर्ड है फौरी सीपीआर शुरू करे। क्यों सीपीआर के लिए आपने टाइम जाया नहीं करना, कॉल करने के लिए भी आप टाइम जाया नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? हमारे पास 2 किस्म के डेथ होती है। कितने किस्म के? रबर बन के डेथ के कितने अकसाम है? 2 अकसाम है। कौन कौन सी है? एक है क्लिनिकल डेथ, एक होता है क्लिनिकल डेथ, दूसरा होता है बायोलॉजिकल डेथ। क्लिनिकल डेथ कैन बी रिवर्सिबल विद इन 4 to 6 मिनट। क्लिनिकल डेथ जो है वो दोबारा रिकवर किया जा सकता है 4 से लेकर 6 मिनट के दौरानिये में। After 4 to 6 minutes, the clinical death is automatically converted into biological death, which cannot be reversible. 4 से लेकर 6 मिनट के दौरानिये के बाद क्लिनिकल डेथ ऑटोमेटिकली बायोलॉजिकल डेथ में कन्वर्ट हो जाती है, जिसे हम दोबारा रिकवर नहीं कर सकते। अगर सीपीआर के दौरान सीपीआर करते करते आपने 2-3 मिनट रेस्क्यू को कॉल करते हुए गुजार लिए, 2-3 मिनट वहां पर रिस्पांस करते हुए आपके गुजर गए, तो आपने वो क्रिटिकल, आपको जो टाइम रिक्वायर्ड था बेस्ट सीपीआर के लिए, वो टाइम आपने जाया कर दिया। समझ आ रही है? अगर आप उमूमन आपने देखा होगा, हम एक सिंपल मिसाल देते हैं कि जब आप मुर्गी फार्म में मुर्गियों को ज़बह कर देते हैं और फिर जो शॉपकीपर होता है वो उसको साफ करने के दौरान जब वो दिल को बाहर निकालते तब भी उसमें इस तरह की हरकत होती है, मूवमेंट होती है उसमें। इसको कहते हैं फिब्रिलेशन। क्या कहते हैं इसको? फिब्रिलेशन, तड़तड़ाहट इसे कहा जाता है। अगर किसी बंदे को प्रॉपर टाइम पे सीपीआर दिया गया तो इस फिब्रिलेशन को हम 4 से लेकर 6 मिनट के दौरानिये में दोबारा अपने सिस्टोलिक और डिस्टोलिक फंक्शन में लेके आ सकते हैं। समझ आ रही है? तो जिस तरह आपने डी लिखा हुआ है तो डी पर डिफिब्रिलेटर, डी पर डिफिब्रिलेटर, डिफिब्रिलेशन कहते हैं फिब्रिलेशन को दोबारा अपने सिस्टोलिक और डिस्टोलिक फंक्शन में लेके आने के लिए जो मशीन इस्तेमाल होती है उसे डिफिब्रिलेटर कहा जाता है। इस तरह हमारे पास होती है एईडी, ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर होता है। देखा है किसी ने? फिल्में किसी ने देखी है? जब तक ये जान फिल्म ने किसी ने देखी है जिसमें शाहरुख खान की एक्सीडेंट हो जाती है और एम्बुलेंस आके उसके चेस्ट पर एक 2 इस्त्री टाइप मशीन रख के उसको वो झटका देती है। इट इज एक्चुअली फिब्रिलेटर, वो एईडी है। तो जब आपने शाउट फॉर हेल्प एम्बुलेंस के लिए कॉल किया हुआ है तो इस कॉल करने का मकसद यही है कि आपके पास वो फिब्रिलेटर लेके आए, क्योंकि वो एडवांस सीपीआर है। दिल के फंक्शन को बहाल करने के लिए हमारे पास फिब्रिलेटर की जरूरत होती है, लाजमी। बाहर मुमालिक में जितने भी पार्क्स होते हैं उसमें फिब्रिलेटर प्रॉपर लगा हुआ होता है और उसके हर एक शहरी को फिब्रिलेटर पर ट्रेन किया हुआ होता है कि किस तरह आपने फिब्रिलेटर को अप्लाई करना है और किस तरह आपने फिब्रिलेटर पे मशीन को पेशेंट को शॉक देनी है उससे। क्लियर है? सीपीआर क्लियर हो गया? सीपीआर में टोटल कितने कंप्रेशन है? 30 कंप्रेशन। 30 कंप्रेशन के बाद कितने ब्रीथ है? तो ये हो गया 30:2। हर एक कंप्रेशन की डिप्थ कितनी होनी चाहिए? 2 इंचेस।
हर एक मिनट में आपने कम से कम 100 से लेकर 120 तक कंप्रेशन देनी है। तो 1 सेकंड में कम से कम 2 कंप्रेशन हो गए। तो आपने सीपीआर को हार्ड और पास करना है। ऐसा नहीं है कि एक कंप्रेशन दे के आप दोबारा रेस्ट कर ले, फिर कंप्रेशन दे, फिर रेस्ट कर ले, फिर कंप्रेशन दे। तो 1 सेकंड में आपके टोटल 2 कंप्रेशन हो गए। क्लियर है? अगर आपके पास इमरजेंसी के पहुंचने की कोई चांसेस नहीं है, वहां पर इमरजेंसी सर्विसेज के पहुंचने के कोई चांसेस नहीं है, आप ऐसी एरिया पे है जहां पर आपको हॉस्पिटल पहुंचने में भी दिनों लग जाते, समझ आ रही है, या घंटे, काफी घंटे लग जाते वहां पर पहुंचते पहुंचते, तो आपने 40 मिनट तक मुसलसल सीपीआर को बरकरार रखना है, जारी रखना है उसे। 40 मिनट के बाद अगर आप मुतमईन हो जाए कि अभी मेरे पास कोई हेल्प पहुंचने वाली नहीं है, तो फिर आप डिक्लेयर कर देते कि द पेशेंट इज नो मोर। 40 मिनट तक आपने मुसलसल सीपीआर करना है, समझ आ रही है? जिस तरह हमारे पास हॉस्पिटल में किस तरह होता है, मरीज को 2-3 मरतबा छाती दबा के कंप्रेशन देके कहते हैं बस ईसीजी के लिए लेके जाओ, किस्सा खत्म, समझ आ रही है? तो आपने मुसलसल जब तक आपके पास इमरजेंसी सर्विसेज के पहुंचने के चांसेस है, आपने इमरजेंसी सर्विसेज को कॉल की हुई है, तो आपने तब तक सीपीआर को नहीं रोकना जब तक वो इमरजेंसी सर्विसेज ना पहुंच जाए। लेकिन अगर आपके पास कोई फैसिलिटी नहीं है तो आपने 40 मिनट तक सीपीआर के अमल से मरीज को गुजारने के बाद ये कहना है कि पेशेंट नो मोर। क्लियर है?